अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हर जगह सिर्फ चर्चा बिहार के चुनाव की है। बिहार में कोई बदलाव की बयार है या फिर वापस नीतीश कुमार है? क्या चल रहा है बिहार में और बिहार की जनता ने क्या संकल्प लिया है? परिवर्तन चाहती है या वापस नीतीश कुमार की ही हुकूमत बिहार की जनता चाहती है? अब जब पहले चरण की वोटिंग को कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, हम घंटों की शक्ल में देखेंगे क्योंकि 6 को पहली वोटिंग होने जा रही है और कल चुनाव प्रचार का वहां पर अंतिम दिन होगा पहले चरण का। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति में वही सब कुछ हो रहा है जो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। बिहार की राजनीति में कट्टा, कटुता, कनपटी पर तमंचा, अप्पू, पप्पू, लप्पू, गुड्डू, टप्पू, बंदर, बहुत सी चीज़ों का आगाज़ हुआ है। तो क्या बिहार में मुद्दों का अकाल पड़ गया है या फिर वाकई में नेताओं ने अपनी बोली भाषा बदल ली है? और मुझे लगता है कि अभी दूसरा चरण का प्रचार खत्म होते होते बात गाली गलौज तक न पहुंच जाए, बस इसी चीज़ का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में और बिहार की जनता के मुद्दे क्या हैं? इस बार बिहार का वोटिंग पैटर्न क्या है? बहनों भाइयों, बिहार एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है कि जहां मैंडेट के बारे में या जनादेश के बारे में कोई भी पूर्वानुमान करना कई बार बहुत जोखिम भरा होता है। और इसके पहले बिहार को लेकर जितने भी सर्वे या जो भी सर्वेक्षण हुए या जो भी ओपिनियन पोल्स आई, उन सब में बहुत सन्नाटा। और इस बार एक खास बात आप देख रहे होंगे कि सुरेंद्र राजपूत के जितने भी साथी चैनल हैं, जहाँ जहाँ भी वो डिबेट्स में बैठते हैं, इस बार उनमें से कोई ना तो ओपिनियन पोल कर रहा है, ना कोई सर्वे कर रहा है और ना कुछ बता रहा है कि सरकार किसकी आएगी। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है नोएडा में या दिल्ली में कि इस बार कोई भी वो जोखिम लेने को तैयार नहीं। मैं उसका कारण बताता हूँ। सबके जोखिम मुंह के बल गिरते हैं और एक दो चुनाव में नहीं, ऐसा सुरेंद्र जी के साथ ही अक्सर हो चुका है उनके साथ। तो अब उनकी मजबूरी है कि अब वो अगर सही बात बताते हैं तो एक तरफ मुसीबत, और अगर नहीं बताते हैं तो जनता डंडा लेके बैठी है। तो इस बार मीडिया ने एक अच्छा काम किया कि इस बार कोई अभी तक किसी ने कोई ओपिनियन पोल चलाने का जोखिम नहीं उठाया। जो इस धंधे में पुश्तैनी थे, खानदानी थे, जिनके मतलब बाप दादा खप गए सर्वेक्षण सर्वे करने में, सुरेंद्र जी बता रहे थे, उन्होंने भी नहीं किया इस बार। तो कुछ तो बात होगी, यानी बिहार में इस बार खास बात है। खास क्या हो सकता है? दो बातें हो सकती हैं। या तो बिहार बदलाव की बयार की तरफ है और या फिर बिहार फिर से गठबंधन की सरकार चाहेगा, चाहे वो इधर के गठबंधन की या उधर की। मैं उधर की ही बात कर लेता हूँ जिनकी अभी हुकूमत है। क्या उनको सत्ता वापस मिल सकती है? बहनों भाइयों, सबको लेकर नाराजगी होगी, लेकिन नीतीश कुमार एज ए पर्सन, एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी बुराई करने वाले लोग कम मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने पूरे चुनाव के दौरान सुरेंद्र जी की मीडिया को एक बयान न दिया हो, एक इंटरव्यू न दिया हो, एक किसी अखबार में बयान न दिया हो, सोशल मीडिया तक पे कुछ न दिया हो, कोई पॉडकास्ट, कोई इंटरव्यू, कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं, और वो व्यक्ति 20 साल से चीफ मिनिस्टर और इस बार भी चुनाव मैदान में मुद्दा नीतीश कुमार हैं। विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ती कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोले और सत्ता पक्ष तो अपने कंधे पे बिठा के उन्हें दौड़ रहा है। किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसे। तो इन दिनों क्या चल रहा है चुनाव प्रचार के दौरान? मैं आज कुछ स्टेटमेंट सुनाऊंगा आपको कि देखिए बिहार में हमारे नेताओं की बोली भाषा कैसी है, कोर इशूज़ के बजाय वो किन किन इशूज़ पर बयान दे रहे हैं, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। तो मैं चाहता हूँ, छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं लेकिन आप सबको सुनिए। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू,
पप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। मोदी साहब गरीब के तरफ नहीं देखे, सिर्फ उनके दिमाग में चुनाव 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 ही है। या तो चुनाव के दिन सब जगह फिरते हैं, या तो विदेशों में घूमते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं, अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमेशा अतीत की बातें करते हैं। ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जाने माने पत्रकार संजय बेचन जी बहुत लंबे समय के बाद हमें आज डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के हैं। और सैयद लरैब अकरम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अकरम साहब, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये आरोप लगाया है आपकी पार्टी के ऊपर कि आपने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा लगाकर मुख्यमंत्री का पद छीन लिया है। वाकई में क्या बंद कमरे के भीतर कोई कट्टा वगैरह निकला था? ब्रजेश जी, दूसरे के बाथरूम में झांकना, कमरे में झांकना, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार और सभी साथियों का अभिवादन मेरी तरफ से। दूसरे के बाथरूम में झांकना और किसने किसको कट्टा लगाया, उनके वो एक्सपर्ट हैं, तो वो कह सकते हैं कौन रेनकोट पहन के नहाता है, कौन क्या करता है। उन्होंने पहले भी कहा है, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। सवाल तो जिनको जवाब देना चाहिए था, असल में वो सवाल कर रहे हैं। 1 साल पहले तक, 6 महीना पहले तक मुख्यमंत्री हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री हो रहे थे। लेकिन जो चुनाव नजदीक आता जाता है उनको कहां दबा दिया गया, किन लोगों ने छुपा दिया, पता नहीं चलता। बहुत अटकलें लगाई जाती है। एंड में माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो जिनका खुद का मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, एनडीए के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? वो अपने आंगन में जाके, अपने गिरेबान में जाके तो शायद बेहतर होगा। और रही बात जो आप भाषा की बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी मर्यादा रखें। प्रधानमंत्री हैं वो, हम सबकी मर्यादा रखें। ये तो कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव नहीं है। 30-30 हेलीकॉप्टर, 16-16 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता देख रही है आपने 20 साल में क्या किया, जवाब इसका देना चाहिए। एक पेपर, ब्रजेश जी आप बहुत संजीदा आदमी हैं, आप इस बात को का जवाब आप मांगेंगे और साथियों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार एक प्रदेश है जहां ग्रेजुएशन 6 साल में होते हैं। आप विश्वविद्यालय का सेशन टाइम पर नहीं करा पाए। पटना विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उस पर बहाली नहीं है, नौकरियां खाली है। जहां 6 प्रोफेसर होने चाहिए थे, 1 प्रोफेसर है वहां पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में। आज तक आपने सुना बीपीएससी के चेयरमैन जेल जा रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी जेल जा रहे हैं, बिहार एसएससी का पूरा डिपार्टमेंट। और आप कह रहे हैं पद खाली नहीं है। आपको पता है कि अशोक चौधरी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए? आपको मालूम है? हाँ, आप कह रहे हैं पद खाली है। अगर पद खाली होता तो हमारे चौधरी जी कैसे प्रोफेसर बनते? बहाली उन्हीं लोगों की है जैसे क्रिकेट के सेक्रेटरी बन जाते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के अमित शाह जी के बेटा, तो बहाली उन्हीं लोगों का है। अब सवाल यह है कि बिहार कहां जाएगा? बिहार में सवाल है रोजगार का। बिहार में सवाल है आप नौकरियां क्या देंगे, रोजगार का क्या सृजन करेंगे? आपने नहीं किया।
आपने कभी नहीं किया, 20 साल में नहीं किया, अच्छा, वो पलायन सब तो नहीं ठीक है, लेकिन ये कट्टे वाली बात थोड़ा सा सोशल मीडिया पे काफी चल रही है, कुछ है सच्चाई या फिर ऐसे ही बात है ये कट्टे वाली? नहीं, इसमें ये देखिए, आप खुद जान रहे हैं, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं, क्या सच्चाई रहेगी। मैं तो यही कहूंगा। नहीं, हम लोगों ने एक सीन की कल्पना की कि कोई तमंचा लगाए होगा, बंदूक। हाँ, कौन गया था सर आपके यहाँ से बैठक में? पवन खेरा गए थे, हो सकता है पवन खेरा पे तमंचा लगा हो। नहीं, ब्रजेश जी, ये प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये बहुत अच्छी भाषा है, मैं बहुत मजम्मत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ थैंक यू सर, कि मर्यादा मंत्री होने का होगा। बहुत शुक्रिया। मैं राकेश जी, मैं आप बाकी साथियों से पूछूंगा कि आप कट्टा और जो गोला बारूद की बात करते हैं, आप दंगे और हिंसा की बात करते हैं, आप हर तरह की बात लेकर आते हैं। थैंक यू सर। आज भी अच्छा आप जी थैंक यू। मैं दूसरे चरण में आपको फिर मौका दूंगा, आप अपनी बाकी बात रख लीजिएगा। मैं राकेश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। राकेश जी, ये आपको कैसे पता कि कोई व्यक्ति खड़ा था और वो पवन खेरा के या जो भी कांग्रेस के लीडर थे उन पे कट्टा लगाया था और कट्टा लगाकर बुलवाया गया? तो जब कट्टा हट गया तब तो सच्चाई बता देनी चाहिए थे। ये बयान काल्पनिक है या फिर इसके पीछे कुछ एविडेंस भी है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, कट्टा तो संस्कृति है, कट्टा संस्कार है, कट्टा इनकी पहचान है। शासन में जब तक रहे हैं तब तक कैसे कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी। याद करिए, बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, हालांकि वो उत्तर प्रदेश को लेकर के बनाई थी, लेकिन वो कट्टों का व्यापार बिहार तक चलता था। ये कट्टों का व्यापार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की जुगलबंदी से अंतर्राज्यीय व्यापार भी इसका हुआ करता था। तो इस कट्टे को याद दिलाया है प्रधानमंत्री जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल का ये कट्टे का व्यवहार अभी बदला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, और मुझे ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है जब दो पार्टियों का गठबंधन होता है तो शीर्ष नेता मिलकर के बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात होती है, जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात होती है, ओम प्रकाश राजभर जी की, संजय निषाद जी की, अनुप्रिया पटेल जी की, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात होती है, अमित शाह जी के साथ मुलाकात होती है और निर्णय होता है। लेकिन तेजस्वी जी की मुलाकात से राहुल गांधी के साथ निर्णय के समय में नहीं होती है, वहां पवन खेड़ा को भेज दिया जाता है। याद करिए कैसे उत्तर प्रदेश में भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी गए थे तो कैसे कमलनाथ जी से मुलाकात करके रफा दफा कर लिया, तब भी राहुल जी से मुलाकात नहीं। ये क्षेत्रीय दलों को हमेशा छोटा मानती है कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए क्षेत्रीय दलों ने भी अपना पूरा अधिकार जताने के लिए अपने उस संस्कारों का परिचय दिया है, संस्कृति का परिचय दिया है, उसी कट्टे संस्कृति का दबाव बना करके। और इसीलिए आज दबाव बनाया गया है कि कट्टा लगाया गया? मुझे इस पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। कर रहे हैं राकेश जी, कट्टा लगाया गया या दबाव बनाया गया? दो क्लैरिटी दे दो इस पे। देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने कट्टा शब्द तो उस संस्कृति को याद दिलाता है, बिहार इसका मतलब कट्टा नहीं लगाया गया कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल का कट्टे के साथ कैसा उनका सरोकार है, कैसे उनका साथ कट्टे का व्यवहार है। देखिए, अभी पवन खेड़ा जी बतावें कि कट्टा लगाया गया कि नहीं लगाया गया। पवन खेड़ा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे या तेजस्वी यादव जी ज्यादा बेहतर? बिहार के मुद्दों के बजाय इस आरोप की पुष्टि या उसको नकारने का काम वो करे। बिहार के मुद्दों के बजाय पप्पू, टप्पू, अप्पू, ये क्या कौन से मुद्दे हैं? देखिए, पप्पू, टप्पू या अप्पू जो कहा है, निश्चित तौर पर गांधी जी के 3 बंदरों की याद दिलाई है। गांधी जी के 3 बंदर थे, 3 बंदर जो बुरा देखते नहीं थे, बुरा सुनते नहीं थे, बुरा बोलते नहीं थे। तो आज जो नकली गांधी है ना, उन्हीं के का अनुसरण करते हुए ये 3 प्रकार के दिखाई पड़ रहे हैं, जो बुरा देख नहीं रहे, जो बुरा बोल नहीं रहे, जो बुरा सुन नहीं रहे। लेकिन सच बात यह है कि उनके भीतर कितनी बुराई है, कैसे जातिवाद से आज भी बिहार को जकड़े रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कैसे मजहबी दीवारों को खड़ा करने के लिए, मजहबी गोलबंदी करने के लिए कैसे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कैसे आज भी वही अजगर के समीकरण, भूरा बाल साफ करो के समीकरण, वही MY के समीकरण, उसी में बिहार को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आज भी इन अपराधियों के हाथ में पार्टी की कमान देकर के उनको फिर कैंडिडेट बना करके कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप कंफर्म है कि कट्टा नहीं लगाया गया? अब ये अभी सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे, पवन खेड़ा से इनकी अच्छी बातचीत होती है, शाम को बातचीत करके आए हैं, बताएंगे। अच्छा, ठीक बात है, अभी कबूलवा लेंगे। अच्छा, अब चूंकि आपने रिकमेंड किया तो इन्हीं के साथ पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये किस तरह की शब्दावली और भाषा और मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं? और दूसरा, पब्लिक की इस बात की बहुत दिलचस्पी है, ख़ासतौर पर मैंने आज बहुत लोगों से बात की कि आज बिहार पे चर्चा करना है, तो सबकी दिलचस्पी थी कि ये कट्टा वाला कांड क्या है जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या वाकई में आपकी पार्टी के किसी नेता पर आरजेडी ने तमंचा लगाकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया?
दो चीज़ें हैं, मैं कट्टे वाली पर पे जवाब देता हूं, लेकिन जो आज प्रचलित शब्दों की बात हुई ना ब्रजेश जी, पिछड़े कुल के नेता और दलित कुल के नेता को तीनों को बंदर कहा गया। आज 3 लोग वहां पर थे। अच्छा, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, दलित कुल के नेता थे। तेजस्वी यादव जी थे, पिछड़े कुल के नेता हैं। और अखिलेश यादव जी हैं, पिछड़े कुल के नेता। इन पिछड़े कुल के नेताओं को बंदर कहना, नल नील कोल भील आदिवासी पिछड़े समाज के, वंचित समाज के जो लोगों को बंदर कहना, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का एक हिस्सा है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के इसमें इन लोगों ने कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी भगवान हनुमान की भी जात बताई थी। और वो भगवान हनुमान की जात बताने के बाद जो भगवान हनुमान की गदा इनको कर्नाटक में भी पड़ी थी और 2018 में राजस्थान में भी पड़ी थी, दिमाग ठिकाने आ गए थे। कहिए आप हम लोग चूंकि पिछड़े कुल के हैं, हमारे नेता पिछड़े कुल के हैं, दलित कुल के हैं, तो आप अभिजात्य हैं, सामंतवादी हैं, आप कहिए हमारे लोगों को बंदर, जनता जवाब देगी आपको बंदर का। हमारे लोगों को आप बंदर कहेंगे, जो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, उनको आप बंदर कहेंगे। क्या आपको दुख और पीड़ा है? बिल्कुल दुख और पीड़ा, ये समाज को दुख और पीड़ा है। ये समाज को दुख और पीड़ा है कि अखिलेश यादव को बंदर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को बंदर कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अप्पू पप्पू टप्पू और बंदर कह रहे हैं। ये समाज इनको जवाब देगा, पिछड़े भी जवाब देंगे, दलित भी जवाब देंगे, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी सबके सब जवाब देंगे इन लोगों को, जिस तरीके की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने इसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया था। ये हम लोग अब आ जाइए कट्टे वाली बात। कट्टा लगाया गया का से कट्टा होता बता रहे हैं ना सर। ये कट्टा बताने वाले लोग, कट्टा संस्कृति बताने वाले लोग AK-47 संस्कृति पे नहीं है। अनंत सिंह का से कट्टा है, आ से अनंत सिंह है, मौ से मोदी है और मौ से मोकामा है। आप जान लीजिए, एक अनंत सिंह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चहेता, एक अनंत सिंह नीतीश कुमार का चहेता। वो आदमी एक पिछड़े बंदर जिसको कहा गया, इन लोगों ने आप आज बंदर कहा, वो उस कुल के लोगों को, दुलारचंद यादव को पहले टांग में गोली मारते हैं, कट्टे से गोली मारते हैं, टांग में गोली मारते हैं, उसके बाद 2-2 बार कार चढ़ाते हैं, आगे पीछे करते हैं, पेट फट जाता है उसका, छाती की आंतड़ियां, छाती की वो रिब्स टूट जाती हैं, पेट की आंतड़ियां निकल जाती हैं उसकी। और उसके बाद उनके भतीजे आकर के उसको देखते हैं कि तो मरा कि नहीं। टप्पू और अप्पू वाले में सर बिल्कुल कहा गया 3 बंदर। कौन कौन थे? तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव थे, अच्छा, और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। आपके सामने है, विपक्ष के 3 बंदर, अप्पू पप्पू टप्पू, यही तो थे। 2 पिछड़े थे, 1 दलित थे, उनको बंदर आप कह रहे हैं। जवाब मिलेगा ना, अच्छी तरीके से भगवान हनुमान गदा पड़ेगी जी। तो आप जो अनंत सिंह ने मारा है, जो आरोप लगे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? बेचारे को जेल भेज तो दिया, दुलारचंद यादव को मतलब घसीट घसीट के मारा गया। उसके बाद उसको जेल भेजा 5 स्टार, पंखे के साथ जेल में भेजा जा रहा है। एक पुलिस वाला उसकी अटैची लिए हुए, एक पुलिस वाला पंखा लिए हुए, पंखा गनब लिए हुए जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना ब्रजेश जी, बिहार का जंगल राज, अब बता दीजिए 20 साल पुराना जो जंगल राज था जिसमें 30,000 अपहरण हुए थे, वो बड़ा था या 1.5 लाख अपहरण हुए हैं, ये वाला बड़ा है? जहां 1.5 लाख हत्याएं वो जंगल राज। बात बताओ, क्या पवन खेड़ा को कनपट्टी पे कट्टा लगा? मैंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी 3 से। ऐसा कुछ हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी जी के सर पर AK-47 लगा करके अपनी प्रधानमंत्री की प्रत्याशिता घोषित कराई थी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप जान लीजिए AK-47 लगाई थी, कट्टा नहीं लगाया था उन्होंने गोवा के सम्मेलन में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं KK त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी। सब नेता तो दिख रहे हैं, लेकिन आपके नेता ना तो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं, ना घटनाओं पर बयान दे रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर उस पद से भी काफ़ी ऊंचे उठ चुके हैं जहां वो अपने को जवाबदेही से अलग मानते हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमारे नेता का जो काम है बिहार में, 20 वर्षों में जो काम किया, हम उस काम पे अपने को जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम प्रत्याशी, तमाम जितने भी पदाधिकारी, ये सब लोग मेहनत करके सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। हम विश्वास बोलने में ज़्यादा कम करते हैं। आपने देखा होगा 20 वर्षों से, मैं चूँकि माननीय नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, वो बोलने में विश्वास कभी नहीं रखते हैं। जब भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती थी, उसमें मेंबर होता था, वो हमेशा कहते थे कि मेरा काम बिहार में बोलता है। मैं ना तो प्रचार में विश्वास करता हूँ,
ना ही बहुत बड़े बड़े अखबारों में इश्तहार देने का काम करता हूं। मेरा काम बोलता है, बिहार की जनता के बीच अगर हमने काम किया है तो हमको जनता पर पिछले चुनाव तक तो वो खूब इंटरव्यू देते थे। नहीं, इस बार ऐसा क्या देखिए ऐसा क्या हो गया कि वो मीडिया का सामना नहीं कर रहे? ब्रजेश जी, आपने देखा होगा कि जितने भी आरोप विपक्ष वाले लगा रहे हैं, 7-7, 8-8 वो जनसभाएं पर डे कर रहे हैं। ये आपने कहा क्वेश्चन तो फेस करिए, मीडिया के सवाल फेस करिए। देखिए ब्रजेश जी, जब वो जनता के बीच हमको वोट देना है, मीडिया तो है ही है। मीडिया को आप कुछ मानते हैं? नहीं, देखिए हमारे ठीक भी कह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार का हमेशा रहा। काफी मैंने आपसे तो बता दिया, वजह भी है आपके पास। मैं तो आपसे पहले ही बता चुका कि वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारा काम ही हमारी जनता का सबसे बड़ा वो जनादेश होता है। वो हमको अगर चाहेगी जनता, हमको वापस करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी। अच्छा, आरोप हमने जमीन पे काम किया ना। एक मिनट और हुआ, हमने जमीन पे काम किया, चाहे वो महिलाओं का आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो महिलाओं की नौकरी का सवाल हो, चाहे विकास वहाँ नरसंहार से जो वहाँ हो रहा था उसके पहले ही 2005 के पहले, उससे मुक्ति दिलाने। भागलपुर वाले कांड पे 15 सालों तक कुछ नहीं किया। जितने भी उसके लोग उसमें मारे गए थे, उनके परिवारों को अगर किसी ने न्याय दिलाया है, ब्रजेश जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार ने दिलाया है। उन परिवारों को पेंशन भी दिया जा रहा है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा काम है। हमें 20 साल तक जनता ऐसे नहीं वोट दे दिया। हमारे काम दे रही, तभी तो आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो पिछली डिबेट में भी कहा कि नीतीश कुमार का दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने इंट्रोवर्ट पे कहा। और मैं तो कहता हूँ गिनीज बुक वालों को अपने पुस्तक में दर्ज करना चाहिए कि एक व्यक्ति एक बार भी बहुमत नहीं और अगला व्यक्ति हर बार मुख्यमंत्री। यह विलक्षण उपलब्धि है कि बिना एक बार भी बहुमत लाए अगला आदमी 9 बार मुख्यमंत्री। अरे भाई, पार्लियामेंट के चुनाव में 72 सीटों पे मांगे हैं, 72 सीटों पे, फिर भी 72 विधानसभा 243 की असेंबली है पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में। पर मैं कह रहा हूँ कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाए और पर हर बार मुख्यमंत्री बने। ये गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए। लोकतंत्र तो अब गठबंधन से ही चलेगा, ये आप मान के चलिए। आप देखो हमारा उत्तर प्रदेश देख लो, 90s के दशक से जो शुरू हुआ था 2007 तक हम लोग क्या करते थे यूपी में? फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता था, ठीक है, गठबंधन की सरकारें बनती थी, गिरती थी। 2007 से हमारा इतिहास देख लीजिए, 7, 12, 17, 22 हमारा इतिहास है। अभी बिहार में हमारा है, बिहार में भी लोकतंत्र के लिए चाहे उनका गठबंधन जीतेगा वहां गठबंधन ही। देखिए विजय जी, ये बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र का। अगर उस गुलदस्ते में अगर विभिन्न रंग के अगर फूल नहीं खिलेंगे तो लोकतंत्र नहीं है। मैं तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व मानता हूं। बिल्कुल, डेफिनेटली। लालटेन कब जलाओगे? लालटेन तो नहीं जलेगी, लालटेन तो बुझ चुकी है। जब होगा लालटेन तो बुझ चुकी है, बुझ चुकी है। अच्छा, ये अनंत सिंह आपके कौन है? देखिए अनंत सिंह पार्टी के हमारे कैंडिडेट थे। अगर उन्होंने अपराध किया है, उनको माननीय नीतीश कुमार ने अंदर भेजने का काम कर दिया। नीतीश कुमार के खास हैं? देखिए, खास नहीं कोई होता है। देखिए, राजनीति तो खास क्या, इसके पहले आरजेडी से उनकी मिसेज लड़ी थी। खास तो कोई नहीं है। देखिए, हमने आपसे कहा नहीं था, लोकतंत्र में जब किसी का नामांकन नहीं, किसी को टिकट नहीं था, एक अपराधी को आपकी पार्टी टिकट देती है। आपके चैनल पे भी आज मैंने ललन सिंह का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने करीब 70-80 गाड़ी लेके आए थे चुनाव प्रचार में और कहा कि आज से मुकामा का जिम्मा मेरा। यही बोले थे ना, यही बोले थे। तो देखिए, लोकतंत्र में जो आपने दुनिया को नैतिकता बताने वाले ललन सिंह अब ये कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना तो कोई बस नोट किया जाए। आपको उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, स्वागत आपका। बिहार में क्या मुद्दों का अकाल पड़ गया है जो ये टप्पू, अप्पू, पप्पू, गुड्डू, पीलू? आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारे नाम बताए। ये बताना आप भूल गए कि ये सारे नाम और ये भाषा केवल भाजपा के लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में बताए गए नाम में से एक शब्द बताइए जो आरजेडी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेताओं नहीं, आपके लोगों ने तो इस बार तो कोई पकड़े नहीं गए अभी। अब मैं अभी यहाँ नाम दे दूं, फेंकू, खेचू, ढेंचू, कुछ भी कह दूं, तो क्या ये जिन लोगों के बारे में कहूँगा, जबकि मेरा वो स्तर नहीं है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का है, फिर भी मैं इसे अशोभनीय मानता हूँ। तो ये जनता को तय करना है कि ये जो इन पदों पर बैठे हैं इस लायक हैं, ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, कट्टा संस्कृति की बात हो रही थी।
साथ ही हमारे भाजपा वाले बताना भूल गए कि जो बिहार में मोकामा में हो रहा है, इसका एपी सेंटर तो गोरखपुर में है। ये जो बिहार में हो रहा है AK-47 से लेके कट्टा तक, इसका एपी सेंटर तो गोरखपुर में है। ये सब तो गोरखपुर में रहते हैं, पूछ लीजिए त्रिपाठी जी से। सबको गोरखपुर से संरक्षण है। गोरखपुर का कौन नेता है जो ये कट्टा संस्कृति चालू करवाता है? किस पे 18 मुकदमे हैं? त्रिपाठी जी भाजपा के इशारे से कह गए, पूरी बात नहीं कह पा रहे थे। अपने दल वालों का नाम कैसे लें, थोड़ा नाराज भी होंगे निश्चित तौर पे। भाजपा में थोड़ा अपमान भी उनका हुआ था। अपने दल में रह के अपना अपमान हो जाए, बड़ा बुरा लगता है। तो ये कट्टा संस्कृति भी भाजपा के अंदर ही है, इसीलिए उनके दिमाग में आ रही है। मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे 1995 में, भाजपा की सरकार आई गुजरात में। मोदी जी से पहले कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। विधानसभा के अंदर मारपीट, बाहर इस्तीफा सब हुआ। जब मोदी जी ने कट्टा लगा के सबको निपटा दिया तो मोदी जी मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद उनके कट्टे का कोई सामना नहीं कर पाया जी। तो ये जो बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं कि कट्टा लगा के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी ले ली। अरे भाई, ये समस्या कांग्रेस को होनी चाहिए, मोदी जी को क्यों है? भाजपा को होनी चाहिए। वो भाजपा को क्या दिक्कत भाई है? चिंता है उनको कि देखो गलत हो रहा है ना, तो पीएम है हमारे, चिंता है मैं जो उनको, बात आपसे कह रहा फिक्र हूं, है। कुछ आपने नोटेबल बातें की। नीतीश कुमार जी कहीं बोल नहीं रहे हैं प्रेस से। क्यों? मुझे लगता है वो खुद ही नाराज हैं, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया। 20 वर्ष का मुख्यमंत्री, उससे कहेंगे कि विधायक तय करेंगे, या तो फिर वो ऑप्शन ओपन किए हैं। आपको त्रिपाठी जी से पूछ लेना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने कब ज़्यादा बेहतर काम किया। आरजेडी के साथ मिलकर, जब तेजस्वी के सहयोग के कारण उन्होंने बहुत सारी नौकरियां दी, या भाजपा वालों के साथ जब भाजपा वाले उनकी टांगें खींचते रहते हैं। और दूसरा, बीजेपी कहती है नैसर्गिक गठबंधन है हमारा नीतीश कुमार से। हाँ? तो फिर ये टूट क्यों जाता है? हाँ? ये टूट क्यों जाता है? तो थोड़ा सा कुछ उसका जवाब उनसे ही लीजिए सर, मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा। आप रुक जाओ सर। हाँ, मैं उनका अपना समय खराब नहीं करूंगा। आपने एक और बात कही, किसी कोई सर्वे नहीं दे रहा। हिंदुस्तान में मीडिया में बहुत बड़े वर्ग का नाम गोदी मीडिया रख दिया लोगों ने। मान्यता यह है कि भाजपा के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दिया जाता। कोई बोले तो उसकी ऐसी दुर्गति कर दी जाती है कि बाकी लोग सोचते ना बोलें। तो ये सर्वे नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि सर्वे का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में नहीं है। ये सुरेंद्र जी से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा लक्षण मानता हूँ। ये सुरेंद्र जी से आपने पूछा कि इनके दोस्त लोग सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनसे मैंने पूछ लिया। हमारी क्या जवाब दिया इन्होंने? वही बात किया कि लगता है जो रिजल्ट कर रहे हैं उसका परिणाम भाजपा के खिलाफ आ रहा है, इसलिए शायद नहीं हिम्मत कर पा रहे लोग। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, क्यों पंगा लें? ईडी, सीबीआई सब बैठे हैं, इनकम टैक्स इसी काम पे। जी, मेरे साथ इस वक्त संजय बेचन जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो अब हमें बताइए कि बिहार में क्या चल रहा है सर? ब्रिजेश जी, देखिए, बिहार का जो चुनाव है, इसमें जो सबसे खास बात है, बिहार के चुनाव का एक अपरिहार्य फैक्टर है नीतीश कुमार। ये चुनाव इस बात के लिए नहीं हो रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे या किसकी सरकार बनेगी। चुनाव इस बात पर है कि क्या नीतीश फिर सीएम बनेंगे या नीतीश नहीं बनेंगे। जो चुनाव का केंद्र है वो नीतीश कुमार है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, नीतीश कुमार को आप कुछ भी कह लें, आपने अभी उनकी बहुत सी राजनीतिक बाजीगरियों का जिक्र किया, बाकी लोग भी कर रहे थे। नीतीश कुमार का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिससे कोई बिहार में थ्रेटेंड नहीं फील करता है। जैसे जब आप तेजस्वी यादव की बात आती है या लालू परिवार की बात आती है, तो उसके पीछे एक बॉगी है, उसके पीछे एक बॉगी है बिहार में आरजेडी के शासनकाल की। अब उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय होगी, लेकिन बिहार की राजनीति का वो एक टर्निंग पॉइंट है उस परिवार का शासन। और जब नीतीश कुमार शासन में आए तो एक बदलाव था, और नीतीश कुमार का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिससे बिहार में कोई थ्रेटेंड नहीं फील करता। तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एज है इस चुनाव में भी,
और उनका गठबंधन जो ग्राउंड पर जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। बाकी पार्टियों के साथ ग्राउंड जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है बूथ का, वो एडवांटेज बाकी दलों को नहीं है। तो नीतीश कुमार एक अपरिहार्य फैक्टर है बिहार की राजनीति के, और मेरे ख्याल से वो इस चुनाव में भी पूरी प्रासंगिकता के साथ बने हुए हैं जी। और जो अब दो ऐसे प्रश्न हैं सर जिनका जवाब हमें मिल नहीं पाया। पहला तो ये कि नीतीश कुमार मीडिया से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं। मैंने इस पूरे चुनाव के दौरान उनका एक भी बयान, एक भी स्टेटमेंट, एक भी इंटरव्यू प्रिंट, टेलीविज़न, सोशल, डिजिटल किसी मीडिया पर नहीं देखा। वो मीडिया से खुद दूरी बना रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है? नहीं, उन्होंने ये काम भाजपा को सौंप रखा है ना। प्रधानमंत्री कर रहे हैं बैटिंग, प्रधानमंत्री मीडिया से बातें कर रहे हैं, तो नीतीश ने अपने को पीछे रखा हुआ है, प्रचार में वो जा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार देखिए बहुत ही स्मार्ट, जिसको कहते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड मूव करने वाले राजनेता हैं। तो जरूर कुछ न कुछ उनका कैलकुलेशन होगा जिसकी वजह से वो इस दूरी पर हैं मीडिया पर से। आप ये मानते हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनका इतना लंबा कार्यकाल हो, उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना चाहिए? मीडिया डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और पत्रकारों को अपना सवाल पूछने का हक है और उन्हें सामना करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनको मीडिया से दूरी बनाने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। उनके पास बताने के लिए अपना शासनकाल है, बाकी चीजें हैं, वायदे हैं। अब ये दूसरा एक और सवाल है सर जिसका जवाब डिबेट में नहीं मिला कि इस बार कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी चैनल, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्वे कंपनियां इस बार किसी भी तरह के प्रेडिक्शन से बच रही हैं और किसी ने पूर्वानुमान देने का हौसला नहीं जुटाया। ये क्या अतीत में हुई घटनाओं का वजह है या फिर अब लोग अनुमान से बचना चाहते हैं? नहीं ब्रिजेश जी, बिहार में जो चुनावी गणित है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। एक जो है, एक तो ध्रुवीकरण की तरफ जाता था, इस बार मल्टी डायमेंशनल ध्रुवीकरण है। यादवों का भूमिहारों के खिलाफ, भूमिहारों का यादवों के खिलाफ, और जातियों का जातियों के खिलाफ गठबंधन चल रहा है। तो ऐसे में बहुत अनुमान लगाना, बहुत पिन पॉइंटेड होके कुछ कहना सर्वे एजेंसियों को मुश्किल हो रहा होगा। सर हर बार तो सर करते थे ये लोग, ऐसा इस बार क्या हो गया कि कोई जोखिम नहीं? मैंने बहुत लोग से बात की कि भाई क्यों नहीं किया। सुरेंद्र जी से नंबर लेके मैंने बात किया, कई लोगों के, इनके दोस्त हैं सब, ये देखिए वहां कोई कर ही नहीं रहा। ब्रिजेश जी पोलराइजेशन बहुत सारे लेवल पे हो रहा है जी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक बात, बिल्कुल सहमत हूं मैं। राकेश त्रिपाठी जी से भी नंबर लूंगा और इनके पास भी कई सर्वे वालों का नंबर होगा तो इनसे भी लेके पूछूंगा। सुरेंद्र जी वालों से तो पूछ लिया हूं, अब राकेश जी वालों से भी पूछूंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या चल रहा है वीरेंद्र जी बिहार के भीतर? देखिए, बिहार में जंगल राज की बात आती है। जब बिहार का नाम आता है तो कहते हैं लोग जंगल राज है। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से वो बाहर नहीं ला पाए। इसका जवाब अब शायद लोग ढूंढ रहे हैं। ब्रजेश जी, टीवी पर देखकर ये बात लोगों ने महसूस की होगी कि बिहार में सरकार तो है लेकिन उसके छोटे सरकार का ज़्यादा दबदबा है। कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं जिसको छोटे सरकार ने वहाँ पर बेइज्जत ना किया हो। और मोकामा आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो व्यक्ति 20 साल से बिहार में इतना लोकप्रिय है, उसकी सरकार में, उसके राज में किस तरह से नेता मनमानी करते हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिसके पास राजनीति में न कोई उद्योग है, न खेती बाड़ी है, वो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद के लाते हैं। इतना पैसा बिहार के नेताओं के पास कहां से आता है? आपका दामन उजला है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन न गरीबी हटी, न भ्रष्टाचार हटा, न गुंडागर्दी हटी।
ये सब का जवाब कौन देगा? बिहार इस बात को तय करेगा आने वाले इलेक्शन में कि इस देश की सियासत आगे किस ओर जाएगी। अनंत सिंह तो ब्रजेश जी इतना आगे निकल गए कि बता दिया कि पूछा गया कितनी सीट आए, कहीं 250 सीट आए। इतनी विधानसभा की सीटें नहीं बिहार में, उतना उन्होंने बता दिया। सीट है 243 और सीट बदला रहे हैं वो 250 जीत रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग कैसे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आई कि इस बार जितने घोषणा पत्र आए, कोई नौकरी दे रहा है, कोई पैसा देगा, कोई महिलाओं को देगा, कोई गैस सिलेंडर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि घोषणा पत्र तब मायने रखता है। मान लो त्रिशंकु सरकार बनी, थोड़े दिन में नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ के उधर चले गए, तो वो आरजेडी वाला घोषणा पत्र फॉलो करेंगे कि वो बीजेपी वाला फॉलो करेंगे? ये घोषणा पत्र बड़ा भ्रामक है, क्योंकि नेताओं के बारे में पलटू राम के नाम से वो मशहूर हो चुके हैं और पता नहीं किस दल में रहें, क्या स्थिति बन जाए। तो इसको लेकर भी काफ़ी संशय है लोगों में कि नेता जरूर, जनता इस बात को सोचेगी कि आखिर कैसे हम उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में कैसे वो वोट मतदान करे। देखिए, फैसला सिर्फ विश्वास और अविश्वास के बीच है। एक माहौल ये बना कि नीतीश कुमार 20 साल राज कर कर भी साफ सुथरे हैं, ये एक विश्वास की भावना उन्होंने पैदा की। एक 15 साल में लालू ने राज किया और यह अविश्वास पैदा हो गया कि वो गुंडागर्दी, जंगल राज, लूटपाट, भ्रष्टाचार करते हैं और उसका खामियाजा आज तक लोग भोग रहे हैं। तो बात यही है। लेकिन समस्या इस बात की, एक चुनाव आता है तो हम सन 52 की बात करने लगते हैं, 54 की बात, बाप दादा आजम के ज़माने की बात होती है कि वो ऐसे किए थे, नेहरू ने ऐसे किया था, लालू ने वैसे किया था, नीतीश ने ऐसे किया। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, हम इस समय इन भावनाओं में बहकर वोट कर जाते हैं और फिर आने वाले 5 साल के लिए जनता पछताती है। तो उसको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि ये चुनाव उनके भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव को उनको समझकर चलाना होगा। कौन खुश होता है, कौन दुखी होता है, इसकी परवाह नहीं करना है। देखिए, लोग तो यहाँ कहते हैं कि जिस उम्र में लोग आराम करना चाहिए उस उम्र में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं लोग। यहाँ दांत सब टूट गए हैं, लोग कहते हैं बीमार हैं। नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए और सियासत में प्रगतिशील विचारधारा के लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन समस्या यही है कि सय और मात के खेल में चेहरा बड़ा मायने रखता है। किसको एक बिहारी सब पर भारी वाली कहावत लोग सुनते रहे हैं। तो अब देखिए परिणाम क्या आता है। लेकिन आम आदमी की समस्या देखिए, अपने यहाँ कहा जाता है कि राजनीति बड़ी बेढंगी और विचित्र है। जिसको जुआ खाना चलाना चाहिए वो मंत्री बन जाता है, जिसको पुलिस अफसर बनना चाहिए वो डाकू बन जाता है, और जिसको प्रोफेसर बनना चाहिए वो जाके दलाली करने लगता है, जिसको जेल में होना चाहिए वो मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने लगता है, जिसको कथावाचक होना चाहिए वो कुलपति बन जाता है। तो जिसे जहां नहीं होना चाहिए वो वहां बैठा हुआ है। यही सबसे बड़ी समस्या है। सही जगह गलत आदमी। या तो कंक्लूड करेंगे। 4 लाइन सुनिएगा कि हम आप जाति, धर्म, मजहब, सियासत के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही नून तेल रोटी का चक्कर शुरू हो जाता है। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि आदमी उलझा है तेल और नून में, उसको मत उलझाइए कायदे और कानून में। तब समझ पाओगे तुम मेरा सफर, छत पर नंगे चलोगे जब तुम जून में। और डाल ने यूं टूट कर बदला लिया, जीभ में जब फंस कर कट गई दातून में। और तुमसे कब ईमान की उम्मीद थी, खुद परस्ती है
हमेशा तुम्हारे खून में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें सीमित समय है, सभी प्रवक्ताओं से आग्रह है कि दिए गए अपने नियमित समय पर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करें। मैं सैयद लरैब अकरम साहब को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकरम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए अलायंस ही नहीं, एक और पार्टी इन दिनों बिहार की राजनीति में खलबली मचाए हुए हैं, प्रशांत किशोर की जनसुराज। आप इनमें से दोनों में से किसको अपने ज़्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, और अभी का जो इस वक्त तक की जो बात है आज की तारीख में, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में झूम के सरकार बनाने जा रही है, कुछ दिन की बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी सारे डिस्कशन में बहुत सारे सवाल निकल कर आए। पहला मैं आता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं प्रेस के सामने आते हैं। यदि प्रेस के सामने आए और इनसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि बांध घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर, एस्टीमेट घोटाला जो हुआ है अभी, जो 17,000 करोड़ का सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश किया है कि हमें वाउचर नहीं मिल रहे पेमेंट के, क्या 20 साल में आपने किया? मैं गया पटना करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं? सुन लिया जाए, मानना आपको है, आप पहले सुन ले। नहीं सर, आप बता दो सर, आप कह दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, हौसला नहीं कर पा रहे उनको करप्ट कहने का सर। 20 साल में नहीं, बिल्कुल बता रहा हूँ, बोलने दीजिए, सबकी शैली अलग होती है, हम आखिर में बोलेंगे। 20 साल में गया पटना रोड बना है, 100 किलोमीटर का मात्र स्ट्रेच है। आप सोचे, आप इस बात को गौर से सोचे कि इतना बड़ा सुशासन है कि ठेकेदार भाग गया, पेमेंट डिले हुआ, और पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनके निगरानी में, उनके बेंच की निगरानी में ये रोड पूरा बनवाया गया। भाई, हाईकोर्ट के निगरानी में नीतीश कुमार करप्ट हैं या नहीं सर? पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी पार्टी, उनकी सरकार, और वो उसके मुखिया है, संरक्षण देते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। और मौजूदा एक सवाल आपको उठाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार जी के कंधे चढ़ के बिहार में राजनीति कर रही थी, जो पिछलक्कू थी, आज क्या हो गया? नीतीश कुमार जी को किसने पंगु बना दिया? 101 सीट पर मात्र जेडीयू चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 142 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आपको इनमें से किसके साथ सिंपैथी है, बीजेपी वालों के साथ या जनता दल यूनाइटेड के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ कभी कोई सिंपैथी नहीं है, एनडीए के तो साथ अभी तो आप करप्ट बता रहे थे, सबसे इनकॉम्पिटेंट बता रहे थे, अब सिंपैथी भी रखते हो। मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, वो समाजवादी धारा के व्यक्ति थे। जब वो 2022 में आए तो क्या बोलकर आए कि हमरा लालू जी पटिया बचा लीजिए, भाजपा खा जाएगा। तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया। भाई, तो ऐसा है कि नीतीश जी ने इलाज बांध दिया है बीजेपी का, दिल्ली में उन्होंने मजबूती से बीजेपी को जकड़ लिया है। अब बीजेपी उनके साथ कोई मिस एडवेंचर बिहार में नहीं करेगी। अब आप बोलो। नहीं, कर दिया, वो तो कर दिया। बस एक आखिरी आप अपने लिए नीतीश कुमार का कोई स्कोप मत तलाशो, लालटेन वो बुझा चुके हैं। क्यों? हमारी सरकार बनने जा रही है, हम आ थैंक यू रहे सर। हैं और आप सरकार मिलेगी, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन आखिरी प्रश्न मेरा ये है, आप उत्तर प्रदेश के लोग इसमें दिख रहे हैं, भाई आप ये बता दीजिए मुझे कि आपके यहाँ क्या आप चाहेंगे कि आपका छोटा भाई, छोटी बहन, आपके बेटा बेटी, बच्चे आपके परिवार के 6 साल में ग्रेजुएशन करें? बिहार में ये होता है, मात्र ऐसा स्टेट है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन 7 साल में हो रहा है। कौन सी चीज आप सर्व कर रहे हैं? और कट्टे की बात करने वाले गोली चलवा करके। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं राकेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। राकेश जी, मूल मुद्दों को आप एड्रेस क्यों नहीं करते हैं? बिहार का पलायन, गरीबी, कोई फैक्ट्री नहीं, काम धंधा नहीं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, इनके इशू ने उठा के कि आरजेडी के कमरे के भीतर कट्टा लगाया गया, इसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है। नहीं, हम तो बिहार के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने भटकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को, दलितों को बंदर कहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बंदरों से भी बहुत लगाव है, वो गायों से भी बहुत लगाव रखते हैं, कुत्तों से भी लगाव रखते हैं, बंदरों से भी लगाव रखते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तो व्यर्थ ही उन्होंने नाम लिया। वो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, पप्पू कहने से उनको शायद नाराजगी हुई है। उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के, तो सर आप पप्पू टप्पू अप्पू किसके लिए कहा है? आज सुरेंद्र राजपूत को बता दो आप।
मैं बता दे रहा हूं स्पष्ट तौर पर। राहुल गांधी को इस नाम से पूरा देश पहचानता है, अपना नाम वो देखते ही, इसलिए सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बौखला गए थे। कहा सर? और टीपू को टप्पू कहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलो खुल के तो बता दे रहे हो। और ये अप्पू कौन है? राहुल गांधी जी का नाम तो देश जानता है, टीपू को टप्पू कहा है। और अप्पू कौन है? अप्पू तेजस्वी यादव को कहा है। अच्छा ठीक। जो आज देखो इतना प्रेशर में आया कि भाई ने नाम यादव है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अच्छा अप्पू का क्या लॉजिक है? अप्पू का कह रहे थे कि ये सारे शब्दावली हम करते हैं। अभी 20 मिनट पहले अभी भी 20 मिनट पहले अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, लोभी, ढोंगी और इससे पहले बंदर, ये सारे शब्द का प्रयोग तो अखिलेश जी कर रहे हैं ना। किसके लिए कर रहे हैं? जी बहुत साफ सच्चरित्र बन रहे थे कि हमारी ओर से ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होते। नहीं, बहुत बिलो द बेल्ट लगातार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। और समाजवादी पार्टी तो भाषा संस्कृति के मामले में मैंने स्वयं मुकदमा लिखाया है, किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक तौर से मंचों से, और उसको ऑन करते हैं इनके मीडिया सेल को, और यही उसको पीछे से प्रोत्साहित करने का काम। अच्छा एक बात बताओ, यही नीति नियंता है। बिहार उसके में बाद आकर के इतनी कह रहे हैं कि गरीबी भाषाई है, संस्कार हम देंगे, गुर्बत है, लोगों के एजुकेशन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। अभी अकरम साहब बता रहे थे, इन सब पर फोकस करना चाहिए कि बिहार कैसे प्रगति करे, वहाँ औद्योगिक क्रांति कैसे आए, समृद्धि कैसे आए, सुरक्षा और सम्मान कैसे लोगों को मिले। इस पे ध्यान देना है कि कौन टप्पू है, कौन लप्पू है, कौन बंदर है, इस पे ध्यान देना है। लेकिन प्रदेश जी आज बिहार में वास्तविकता में कायाकल्प हुआ है, इसको बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं। बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट हुआ है। बिजली आज बिजली में वो लालटेन युग में वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिजली के मामले में अभूतपूर्व काम हुआ है। अब तो वहां 125 यूनिट बिजली फ्री देने की अवस्था में आज बिहार पहुंच गया है। सड़क के मामले में अभूतपूर्व काम है, वरना कैसे गड्ढायुक्त सड़कें हुआ करती थी, और यही समाजवादी पार्टी और बसपा के शासनकाल में का सार्वजनिकरण करिए ना, बिहार की हो गई। बताइए कि बिहार किस तरह से बदल गया, इस पर चर्चा होनी कर तो रहे हम तो कहाँ गाली गलौज में फंस गए? हम तो बार-बार शरीफ लोग आप लोग कैसे फंस गए? अरे सवाल तो ये पूछे ना, ये सवाल ही नहीं पूछ रहे उसको लेकर के। थैंक यू सर। इनके पास सवाल नहीं बचे। अपहरण का उद्योग क्या चलाने वाले लोग सुरेंद्र राजपूत सवालों से खत्म हो चुका है? बिहार को अग्रणी श्रेणी में खड़ा किया। सुरेंद्र राजपूत आपको जवाब देंगे, और उन्होंने नाम बता दिया, आप खड़गे साहब का नाम मत लो। नहीं क्यों नहीं, देखिए फिर मैं उन्होंने कहा बता दिया ना, बात इन्होंने बदली है। आज उन्होंने क्या, योगी जी का क्या भाषण था कि आज बिहार में अप्पू पप्पू टप्पू हैं। आज तो खड़गे जी थे, राहुल जी तो थे नहीं। अप्पू का क्या लॉजिक है ये बताएं, आप बात समझिए ना। और मैं आपको फिर से कहता हूं, 2 पिछड़े कुल के नेताओं को बंदर कहा गया और एक दलित कुल के नेता को बंदर कहा गया है, और मैं इसका जवाब, अरे आप तो सर मुद्दा बना दिए। बिल्कुल दलित ऐसा नहीं कहा सर। दलित कुल के नेता को बंदर कहा और 2 पिछड़े कुल के नेताओं को, और पिछड़ों को, दलितों को गाली देने का काम तो इनका पुराना रहा है। पिछली बार भी इन्होंने गाली दी, मोदी जी गाली देते हैं, ये इनके साथ में बैठे हुए तमाम इनके नेता शाह जी गाली देते हैं, सब गाली देते हैं पिछड़ों को। और इनके यहाँ पिछड़े को पिछड़े उप मुख्यमंत्री को कुर्सी जगह स्टूल पे बैठाया जाता है। आप इस चीज को देखिए। अब आप राजपूत जी ने सीख ली है। अब आप आइए, हम आपको दूसरी बात बता दें। देखिए, इन्होंने कहा हमने अपने काम पर, इनको तो घोषणा पत्र की जगह माफी पत्र करना चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र भी इन्होंने 27 सेकंड में पूरा किया। ब्रजेश भाई, आज आप बता दीजिए हमको, आज तक आपने अपने ज्ञात पत्रकारिता के इतिहास में कोई घोषणा पत्र अगर 27 सेकंड में लॉन्च हुआ हो तो कोई भी? सर मैं तो ये भी अपेक्षा करता हूं कि नीतीश जी मुझे एक इंटरव्यू दें। हाँ वही चीज, और आपके साथी मीडिया वालों को भी दें। और सुन लीजिए, और नीतीश जी इससे पहले तो हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहते थे। आइए ना, बताइए ना, इस बार काहे गायब है? मोदी जी के डर से गायब है, मोदी जी गायब कर दिए। आप समझिए इस चीज। अच्छा, राकेश जी पूछ रहे थे सर्वे नहीं हो रहा है। 27 सेकंड में घोषणा पत्र जो करती हो, जो पार्टी घोषणा पत्र घोषित करती हो, उसकी दल में, उसके गठबंधन में एक बड़ा भयानक विद्रोह है। अच्छा, उदयवीर जी को बता दीजिए कि सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। सर एक बात और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी लुटेरों के और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। नीतीश कुमार जी के राज में 9 करोड़ लीटर शराब चूहा पी जाता है। नीतीश कुमार जी के राज में 7,581 करोड़ रुपए का 130 पुलिया जो है, सर 5 सेकंड दे दीजिए, 130 पुलिया जो है चूहा खा जाता है। 1100 करोड़ रुपए का बंधा चूहा खा जाता है। अभी बिहार पे खूब डिबेट करूंगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, नीतीश, अच्छा 4 लाख करोड़ रुपए माफिया शराब का घोटाला भाजपा वाले पीते हैं या नीतीश जी पीते हैं? कंबल ओढ़ के घी पीते हैं क्या? बताइए भाई त्रिपाठी जी। आपके नेता पर दोनों ने आरोप लगा दिया। आप कहते थे कोई आरोप लगा के दिखाओ, यहाँ 2 आरोप लगा दिए। ब्रजेश जी, आरोप तो इनका जनता वहां खारिज करेगी, और जनता हमेशा इस तरीके की
चर्चा विपक्ष वाले हमेशा करते हैं। जब भी चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आप तो कई बार हम लोग बैठा है, जी हमारा नहीं है, सरकार ने कहा है कि 9 करोड़ लीटर शराब आपके बीच में नहीं बोलने दिया सर। सरकार ने कहा कि संयम सर, 7,591 करोड़ का पुल सर संयम, चूहा खा गए। सर संयम डिसाइड नहीं होगा चुनाव यहाँ नहीं भाई। सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। सर आप संयम नहीं सर, सरकार कह रही है, मैंने सिर्फ इतना याद दिलाया, जनता नहीं कह रही, त्रिपाठी सरकार जी कह रही है। देखिए, त्रिपाठी जी किसी के बीच में नहीं बोल- देखिए आप आराम से बात करो। प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं, असहमत करता हूं, क्योंकि 20 वर्षों से कहीं आपने इनकम्बेंसी देखा? वोट चोरी कीजिएगा, कहां से इनकम्बेंसी अरे भाई, दिखाई देगा? संयम। वोट के चूल्हे पर वो है, लुटेरे हैं आप लोग। आप ऐसा ना करो। अरे भाई, इनकम्बेंसी होती तो वहां जनता उठ के खड़ी हो जाती। पहले अब क्या होता था ब्रिजेश जी, सत्ता का छाया होती थी तो वहां पे अपराध होते थे, सत्ता से संरक्षित होता था। आज हमारी सत्ता किसी को संरक्षण नहीं देती, किसी अपराधी को, बिहार को किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती। आपके यहां लालू प्रसाद जी जब थे तो संरक्षण देते थे, और जितने भी अपहरण होते थे उसकी सौदेबाजी सीएम हाउस में होती थी। और बड़े बड़े अपराधी जिनको आप सब लोग जानते हैं, शहाबुद्दीन का नाम सब जानते हैं, शहाबुद्दीन कहां बैठते थे? माननीय लालू प्रसाद के बगल में। और उन्हीं के साथ आपने हाथ मिला लिया। देखिए किसके साथ? लालू जी के साथ। देखिए लालू प्रसाद के साथ हमने हाथ, इतने बुरे आदमी थे तो आप उनके साथ क्या कर रहे थे? 120 बी के दोषी हैं आप। फिर दोनों गठबंधन में जमीन आसमान का अंतर है। वो सत्ता के एक दिन राकेश त्रिपाठी मुझे बता रहे थे कि अपराध करने वाला और अपराधकारिता में उसका सहयोग करने वाला बिहार में 120 बी के मुल्जिम, बिहार में जितने भी नरसंहार हुए हैं, जहानाबाद तो आप 120 बी के मुल्जिम के, वो सारा नरसंहार हुआ। आज आपने देखा 2005 के बाद भी कोई नरसंहार हुआ बिहार में? क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जनता है? आप अपनी पार्टी के नेता को कहिए सर, आप अपनी पार्टी के नेता को कहिए कि मीडिया में आए और मीडिया से बात करें। देखिए हमारी पार्टी मीडिया में है, हमारी पार्टी के लोग नहीं, बीजेपी है, आप कहाँ हैं? सम्राट चौधरी हैं। नहीं, हम लोग मीडिया में। सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। देखिए हमारा आप तो सिर्फ दिखा के चले गए। हमारा एक नैसर्गिक गठबंधन है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत पहले एक माननीय नेता हमारे थे जिन्होंने इस एक चीज कहकर आपसे आगे बढ़ रहा हूँ, जरा सम्राट चौधरी को देखे रहने। नहीं, हम देखे नहीं रहे। देखिए माननीय नीतीश कुमार का जो नेता हैं, वो जितनी राजनीति को समझते हैं उतनी राजनीति ने तो बड़ा मुश्किल। नाम में कंफ्यूजन था, उन्होंने तो नाम के साथ बता दिया। नहीं, मैंने बहुत साफ कहा था, कोई राष्ट्रीय नेता इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ट्वीट इतना ही लिखा है कि जो लोग घर से शीशा देख के आते हैं उन्हें बंदर ही दिखता है। तो ये भोगी लोभी ढोंगी किसको लिखा? उन्होंने थोड़ा लिखा, सामाजिक चाल चलन में बोला भाई, उन्होंने स्टेटमेंट आया, बयान है। ये कोई नाम थोड़े जो दिया खुद में एक रंगी है अपने राजनीतिक, ये नाम थोड़े दिया है, भोगी लोभी ढोंगी। हाँ, तो ये लोभी है, पैसा वसूल रहे पूरे प्रदेश से, कौन नहीं जानता। ढोंगी है, बताते कुछ है करते कुछ है। लोभी ये तो ये विशेषण है, नाम नहीं है। आप इन्हें संज्ञा बता रहे हैं। अकरम भाई बीच में ना बोले, एक सेकंड रुक जाएं आप। ये विशेषण है। उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी है। और आज ये भाजपा के मंत्री ने कहा है मध्य प्रदेश के कि ऐसी शराबबंदी की मांग मत करिए कि 3 गुने पैसे पे जनता को मिले और चोरी चोरी से पूरे प्रदेश में बिके। ये 3 गुना पैसा किसके पास जाता है? इन्हें ईमानदार कह देगा कोई क्या? मेरे सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर नेताओं के नाम ले लेके और निर्लज्जता से ये बता रहे हैं कि ये इसका नाम है, ये उसका नाम है, और ये आशा करते हैं कि सामने वाला इनकी सवाल का सदा सहायता के साथ पेश आए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सर। संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद है। सर, अब एक राउंड का चुनाव और बचा है, क्या वास्तविक मुद्दों के बजाय दोनों तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? दोनों तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कोई भी गठबंधन आज की तारीख में जो बिहार की चुनावी स्थिति है वो बहुत, आप कोई उसके आधार पर कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। दोनों गठबंधन बहुत मजबूती से अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए को एज है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ है, तो एनडीए को एक स्वाभाविक नीतीश कुमार के नाम का एज है। और जो लोग नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं
वो कल अगर मौका मिले तो कल नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना सर लेंगे। एक फैक्टर और है, मुझे नीतीश बताओ कि ये तब तक प्रशांत ही किशोर अछूत है कुछ जब वहां तक पर वो- अपने फुटप्रिंट छोड़ पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर को लेकर कोई गंभीर नहीं है? जी उनका समझौता हो चुका है। प्रशांत किशोर किशोर जो है उनकी सारी राजनीति जो है, सारी स्ट्रैटेजी, प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजी मास्टर कहे जाते थे, वो बिहार में फेल हो गए, क्योंकि बिहार के अगड़ों ने बहुत समझदारी के साथ, बहुत स्मार्टली प्रशांत किशोर के नाम का इस्तेमाल कर लिया। जो बाकी सारी पार्टियां थी बिहार में, ब्रजेश जी, वो चाह रही थी कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट उतारे जाएं, पिछड़े उतारे जाएं, दलित उतारे जाएं। प्रशांत किशोर ने अगड़ों की अनिवार्यता को पुनर्स्थापित कर दिया। और बिहार की राजनीति में मैं अगड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, पिछड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, प्रशांत किशोर बिकेम अ टूल। जी, He was played by forward टूल cast. फॉर होम सर? उनकी सभाओं में प्रशांत भीड़ किशोर जो- was always टूल फॉर होम सर? प्रशांत किशोर वॉज ऑलवेज ए टूल, जी जो पैसा देता था सर, उसको धन्यवाद काम सर, बहुत शुक्रिया सर। डोमिनेटिंग कास्ट। जी ऑल राइट सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत धमाकेदार बयान दिया। उनका पाकिस्तान एटॉमिक बम की टेस्टिंग गुपचुप तरीके से कर रहा है। ये भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट आपको एक ब्रेक के बाद दिखाई।